हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिक्स के सारे लॉज चेंज होने वाले हैं, वो सारी इक्वेशन चेंज होने वाले हैं जिनको हम यूज करके अभी पता करते हैं यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा है, ग्रेविटी कैसे वर्क कर रही है, ब्लैक होल की लोकेशन कहाँ है। वो सारे लॉज अभी क्वेश्चन मार्क के अंदर है। यस, पूरे गैलेक्सीज का सबसे बड़ा 3D मैप लॉन्च हो गया है। उस पूरे मैप में टोटल गैलेक्सीज जो कवर हुई है वो है आपकी 47 मिलियन गैलेक्सीज। टाइम फ्रेम है उसमें 11 बिलियन ईयर्स का। जब इस पूरे ऑब्जर्वेशन को, इस पूरे मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करा गया और पढ़ा गया, तो हमको समझे कि हम काफी चीजों में बहुत गैप है हमारी स्टडी में और एक्चुअल रियलिटी में। जो सबसे बड़ा गैप था वो था एक कांस्टेंट का। अभी तक हम जिस चीज को ऐसा कांस्टेंट मानते थे, वो चीज कांस्टेंट ही नहीं है, वो चीज एक वेरिएबल है। और इस कांस्टेंट का हम यूज करते हैं सारी की सारी इक्वेशंस में, सारी के सारी लॉस में, फिजिक्स में, हर चीज में हम उस कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। और इस कांस्टेंट को अगर हम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो सारे फिजिक्स के लॉज चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये पूरा मैप बनाया किसने, कहाँ से लॉन्च हुआ। एक हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है आपका DESI, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्टीट्यूट। मेनली इसने अभी 3D मैप लॉन्च करा है पूरी गैलेक्सी का, जिसमें उसने अराउंड कवर करे 47 मिलियन गैलेक्सीज। उसमें अगर मैं वो कितना मैसिव डेटा है उसके बारे में बताऊं, तो टोटल उसमें जो स्टार्स है, नंबर ऑफ स्टार्स है, वो है 20 बिलियन स्टार्स है। अगर मैं कंपेयर करूं पुराने डेटा से जो अभी हमारे पास करंटली है, ये डेटा उससे 6 गुना ज्यादा बड़ा है। अब समझते हैं इसकी पूरी वर्किंग कैसा है। ये कैसे पूरा डेटा को इसने 3D मैप में कन्वर्ट करा। इनने यूज करे 5000 रोबोटिक आइज का, जो रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे थे जो बाकी गैलेक्सी से जो लाइट आती है। जब उनने इन सारा डेटा को ऑब्जर्व करा, रेगुलरली कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहे, इस पूरे डेटा को कंपाइल करके उन्होंने बनाया ये 3D मैप, जो इतना मैसिव मैप। अब जानिए ये लोकेटेड कहाँ है, ये एरिजोना में लोकेटेड है। इस ऐसा पीक पॉइंट लोकेशन वो है किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी है, एरिजोना में मेनली लोकेटेड है। अब बात करते हैं उस कांस्टेंट की जिसके चेंज होने से इतना इम्पैक्ट आ रहा है हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स में। वो कांस्टेंट है हमारा कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट, मेनली डार्क एनर्जी कांस्टेंट। सबसे पहले मैं आपको डार्क एनर्जी के बारे में बताता हूँ। आखिर ये है क्या चीज और यूनिवर्स में किस तरह काम करती है। डार्क एनर्जी को समझने के लिए आप फॉर एक सोचिए एक बॉक्स, ठीक है। वो बॉक्स मानिए हमारा यूनिवर्स है। अब मैंने बोला उसमें 100 डार्क एनर्जी है। उसकी वैल्यू कुछ भी समझ लीजिए, अभी के लिए एक्स मान लीजिए। मेनली अगर मैं उससे बोला 100 डार्क एनर्जी है, और अब मैंने आपसे बोला वो बॉक्स 10 गुना बढ़ गया, तो जो उसके अंदर की डार्क एनर्जी है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगी। मेनली यही कांस्टेंट है कि मतलब जिस स्पीड से जैसे वो बढ़ेगा वैसे डार्क एनर्जी भी बढ़ेगी। यही चीज में सबसे मेन चीज है कांस्टेंट। तो अभी तक हम ये मानते थे हमारा यूनिवर्स, आपने कई बार सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, बोलते हैं हम, राइट। वो फैल क्यों रहा है? वो डार्क एनर्जी की वजह से ही फैल रहा है। हम इसे कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स है हमारा, जो हमारे यूनिवर्स को लगातार फैला रहा है। इसके कांस्टेंट होने की वजह से, जो अभी तक हम समझ रहे थे कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट होने से हमें बहुत सारे फायदे थे। पहला, हम यूनिवर्स को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यार फ्यूचर में ये होगा। हमें इसका क्या-क्या पता था कि यूनिवर्स कितनी स्पीड से फैल रहा है, और उसकी स्पीड और उसके फैलने की स्पीड कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो हम इज़िली प्रेडिक्ट कर सकते थे यार क्या होगा। इवन हमें ये भी पता था कि अल्टीमेटली क्या होना है, हम मानते थे कि बिग फ्रीज होगा। बिग फ्रीज मतलब कि हर चीज़ फ्रीज हो जाएगा। हर गैलेक्सीज़, हर स्टार के बीच में इतना गैप आ जाएगा एक समय बाद कि वो ठंडे हो जाएँगे और टोटली डेड हो जाएँगे, हम ये मानते थे। और जैसे कि आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, उनकी जो गोल्डन रूल्स हैं, उनके सारे गोल्डन स्टैंडर्ड्स बनाए जो उनने, हम जनरली कहते हैं जनरल रिलेटिविटी। इनकी जो सारी इक्वेशंस आई थी, जितने लॉज़ थे, इन सब लॉज़ में हम इस कांस्टेंट को, एक कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट या डार्क एनर्जी कांस्टेंट आप कह सकते हो, उसको एज़ अ कांस्टेंट मानते थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, अभी जो फर्जी जो स्टडी हुई है, डीईएसआई ने जो स्टडी करी है, उसने क्या करा, उसने सिंपली सबसे पहले 11 बिलियन साल पहले की जो लाइट्स आई थी, मीन्स 11 बिलियन साल पहले का जो यूनिवर्स था उसको ऑब्जर्व करा। फिर उसने 5 बिलियन साल पहले यूनिवर्स को ऑब्जर्व करा। फिर उसने आज के यूनिवर्स को ऑब्जर्व करा। तो सबसे शॉकिंगली रिजल्ट इसमें ये आया, इसमें डार्क एनर्जी वेरी कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, ये वेरी नहीं करनी चाहिए थी, ये एज़ अ कांस्टेंट ही रहनी चाहिए थी। अगर ये कांस्टेंट हुआ, अगर ये वेरिएबल है रियल में, तो इट मीन्स अब आइंस्टीन की जो जितनी इक्वेशंस थे, जितने लॉज़ थे, जिसमें वो एज़ अ कांस्टेंट समझ के हर चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करा, वो चीज़ इम्पैक्टफुल आएगी। अब इस सारे इम्पैक्ट से हमें कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। मेनली कोई भी स्टडी आ रही है हमारी, तो हमारे कुछ गैप्स होंगे हमारी करंट स्टडी में, उसी को फिल करेंगे, राइट? तो सबसे बड़ा भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं हबल टेंशन प्रॉब्लम। मेनली इस प्रॉब्लम में क्या था,
जैसे कि आपको पता है हम अभी प्रिडिक्ट या कैलकुलेट कर चुके थे कि हमारा यूनिवर्स इतनी स्पीड से फैल रहा है, राइट? तो हम इज़िली ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि वो एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट से शुरू हुआ होगा, राइट? तो हमने क्या करा, ये कैलकुलेट करा कि यार इस स्पीड से फैल रहा है, रिवर्स करा उसको और देखा कि यार कितना टाइम पहले से हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। तो वो एक पॉइंट आया कि हमने ईज़िली पता कर लिया कि हमारा यूनिवर्स इतने साल पुराना है। हम जनरली इसी का यूज़ करते थे, जब आपने कई जगह सुना होगा कि यार हमारे यूनिवर्स को इतना टाइम हो गया है। मेनली अब इसी को यूज़ करते थे कि यार इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फैला-फैला आज यहाँ पहुँच गया, अभी भी फैल रहा है। तो हम इसी पूरी कैलकुलेशन का यूज़ करते थे ताकि पता कर पाएँ कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। अब हबल टेंशन प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, कई बार हमें एक ऐसी लाइटें मिल जा रही थी यूनिवर्स की, जो जो ये टाइम डिसाइड हुआ था कि इतना पुराना, इससे भी पुरानी लाइटें थी। मतलब कि हमारे में कुछ तो गैप थी हमारी करंट स्टडी में। तो मे बी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी हमारी सॉल्व हो जाएगी इस चीज़ से। क्योंकि जो मेन हमें फैला रहा है यूनिवर्स को, वो फैलाना ही हमारा एक कांस्टेंट मान के बैठे थे हम अभी तक, राइट? जो वेरिएबल धीरे-धीरे प्रूव हो रहा है कि वो वेरिएबल चीज़ है भाई, उसको वेरिएबल करो और अपनी सारी इक्वेशन को रिवाइज़ करो। उससे तुम्हारे जो गैप्स हैं वो सारे फिल हो जाएँगे धीरे-धीरे करके। अगर मैं बताऊँ कि अगर इस स्टडी के जो भी कंक्लूज़न आ रहे हैं वो सारे इम्पैक्टफुल हुए और सब रियल निकले, तो उससे क्या होगा? एक तरह से हमारा यूनिवर्स आप ये कह सकते हो लूप में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है, अभी रिपल्सिव फ़ोर्स हमारा बहुत पावरफुल है ग्रेविटी फ़ोर्स के कंपैरिज़न में। तो हमारा यूनिवर्स रेगुलर फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, राइट? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वीक होना शुरू हो जाएगा और ग्रेविटी फ़ोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस टाइम, राइट? तो हमारा यूनिवर्स फिर अपोज़िट तरह काम करेगा, मतलब वो कोलैप्स करना शुरू करेगा। फिर अगेन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ग्रेविटी फोर्स अगेन बहुत वीक हो जाएगा और रिपल्सिव फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जब वो घटेगा उसका एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डार्क एनर्जी वो बढ़ जाएगी, राइट? तो ये कॉन्ट्रास्ट और फैलना, सिकुड़ना, ये बहुत कंटीन्यूअसली तरह से प्रोसेस कह सकते हैं। ये खाली एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, क्या हमारे लिए ऐसे भी काम कर सकता है, अभी इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ बहुत सारी बाकी हैं। और ये पूरी स्टडी इतनी इम्पैक्टफुल आई है कि इसका सेकंड फेज़ भी डिसाइड हो गया है और उसका डेटा 2028 तक आएगा। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरी स्टडी का, वो ये है कि हमें कैसे भी करके इस पूरे डेटा को और अच्छा, और पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव है कि उसको और फैलाना है कि भाई 47 मिलियन गैलेक्सीज़ इज़ अ गुड नंबर, बट हमें और फैलाना है ताकि हम अच्छा डेटा पे स्टडी कर पाएँ। अभी के लिए इस डीएसआई का ये डेटा है, अब सेकंड डेटा आएगा हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे और कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट आती है, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम इन्हीं ऐसे टॉपिकों में वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे लिए मेनली टॉपिक्स होते हैं साइंस से रिलेटेड, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।